सब लोग घर गए हुए हैं और इतने कम बच्चे इस बैच में। दो। अच्छा रैली की वजह से नहीं आया बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। रैली का डर रहता है यार, वो तो है। हाँ 12 घंटा बंद रहेगा बसेस सर्विसेज। बस सर्विस चल रही है, बंद क्या रहेगा। हाँ तो मेनली तो प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट बसेस तो है ही बहुत कम शायद। गवर्नमेंट तो बहुत कम है, प्राइवेट बसेस बंद। हाँ तो ठीक है। ये वाला रूम सही है तुम लोगों के लिए, सब पे नजर रहेगी तुम। अच्छा बता क्या क्या पढ़ा चुका था मैं एक बार। चिकना से और कर रखा है, पता नहीं क्या लगा देश। अब कम ही बोल रहा हूं मैं इसलिए आ रहा है। अजीब आ रही है आवाज। रुक जा अबे, मजा नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। अभी बताता हूँ, तू ही गाएगा राग मल्हार। हेलो हेलो हेलो। अब ठीक है क्या, और बेकार हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। वो वाला फील नहीं आ रहा तेरे को। अब अब सही है क्या, क्लियर नहीं आ रहा आवाज। हेलो 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 हेलो। अब ठीक है, अब तो ठीक है। अच्छा यार ये पेन तो बड़ा अजीब सा है, चल ही नहीं रहा मुझे। उल्टा चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है, देख हम पावर वाला पार्ट पढ़ चुके थे, है ना। पावर वाला हो गया था कंप्लीट या बचा था कुछ। पावर के क्वेश्चन कराए थे ना कुछ, एक ही क्वेश्चन कराया था। 4 क्वेश्चन कराए थे, बहुत काफी है भाई। और कितने क्वेश्चन करो पावर के। 2 क्लास है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाना है और एक में सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करना है। ठीक है रिवाइज, चलो रिवाइज कराया तो पावर को। पावर मैंने बताया था कि पावर जो होती है भाई, है ना, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, बताया था। एनर्जी कितनी चेंज हो रही है और कितने सेकंड में कितने टाइम में हो जा रही है, उससे पावर डिसाइड होती है। ठीक है, पावर के मैंने कुछ कुछ यूनिट बताए थे तुमको। हॉर्स पावर बताया था, किलोवाट आवर बताया था, है ना। किलोवाट आवर के हिसाब से मैंने ये भी बताया था ना किलोवाट आवर, सॉरी किलोवाट आवर नहीं, किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट जो है वो एक्चुअल में पावर की यूनिट है। ठीक है, पावर की यूनिट होती है वॉट, जूल पर सेकंड। एनर्जी का चेंज पर सेकंड कितना हो रहा है, दैट इज वॉट। या फिर लिख सकते हैं कि भाई वर्क डन जो है वो कितना कितना वर्क डन हो रहा है पर सेकंड, उसी को हम वॉट भी बोलते हैं, जूल पर सेकंड। बात समझ आई। पावर के बारे में बताया गया था कि तुम्हें पावर 2 तरीके से मिलेगी, या तो एवरेज पावर लिखनी होगी या इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी होगी। जब एवरेज पावर लिखनी हो तो तुम्हें डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी करना है, टोटल वर्क डन पर सेकंड, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, मतलब ये लिखना है। बात समझ आई। टोटल वर्क डन, जितना वर्क डन हुआ और कितने समय में वो वर्क डन हो गया, उसको अगर हम लिखेंगे तो वो एवरेज पावर आ जाए। क्या आ जाएगा, एवरेज पावर। जैसे मान लो किसी बॉडी को ऊपर से हम नीचे उठाए के लेके गए, किसी एक जगह से यहां से उठा के यहां तक ले गए, तो हमने कुछ वर्क डन किया होगा। वर्क डन कितना किया, क्या नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, ठीक है, और इसके अगेंस्ट कितना वर्क डन किया गया, एम जी एच। वर्क डन कितना किया गया, एम जी एच। तो एम जी एच वर्क डन जो किया किसी एक्सटर्नल सोर्स ने किया, एक्सटर्नल सोर्स ने एम जी एच वर्क डन किया और मान ले 4 सेकंड में किया, तो पावर कितनी होगी उसकी, एम जी एच डिवाइड बाय 4। ठीक है, बोला जाए तुमसे कि कोई एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इसको ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहा है और यहां पहुंचा रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए, तो बता सकते हो, एम जी एच बाय
4, है ना, इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि हाँ ग्राफ वाला एक क्वेश्चन था ना, हाँ वो वापस से कर लेंगे। एक्चुअल में उसका पहला जो आंसर दिया था मैंने वही सही था, जो वो पहला वाला आंसर था ना स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, वो सेकंड वाला गलत था। उसका रीजन ये था कि उसमें पहले पहले ये बताया था, उसके बाद ये बताऊंगा, है ना। उसके अलावा मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस पावर लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है भाई, है ना, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब डब्ल्यू और टी के बीच में अगर कोई ग्राफ दे रखा है तो उन दोनों का जो स्लोप आएगा दैट इज पी इंस्टेंटेनियस। या डी डब्ल्यू अगर मान लो टी के फॉर्म में दे रखा है, वर्क डन ऐसे दे रखा है कि वर्क डन इज चेंजिंग विद टाइम, डब्ल्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, कुछ ऐसा, है ना। तो तुमसे कहा जाए कि पावर बता दो, तो पावर कैसे लिखोगे, P कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू बाय डी टी, लिख सकते हो। डी डब्ल्यू बाई डी टी मतलब यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो हो जाएगा 2t प्लस 2, हो जाएगा कि नहीं। ये हाँ क्या नहीं मिला, न्यू ड्रेस मिला है, सिलाने दिया हुआ है। ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे वो पहनना, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। उससे पहले प्रेस करना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो ना, आयरन करना बहुत मेहनत का काम है उसको। क्या मतलब तुम चाहते हो लड़कियां प्रेस करने के लिए हैं, कैसी कैसी गंदी सी सोच है तुम लोगों की। ऐसा थोड़ी होता है, खाना कौन बनाएगा। हाँ देख ये सही है, तू अपनी इमेज बना रहा है ना यहाँ पे। हाँ रिकॉर्डिंग शायद ऑन कर दी है मैंने, रुक चेक करने दे। हाँ 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 हो गई है ना। तो पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, अब पावर बोल दी जाए कि P बता दो इंस्टेंटेनियस है T इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्या करोगे तुम, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 6 वॉट, ठीक है भाई। ठीक है, तो और उसके अलावा मैंने बताया था कि पावर मतलब स्लोप की तरह से लिखा जा सकता है। स्लोप पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, W और T, है ना, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी अगर मिल जाए कभी तो इट मींस दिस इज स्लोप, और स्लोप जो है वो पावर के बराबर होगा। क्लियर है भाई, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन था पावर और टाइम के बीच में ना। अच्छा मैं पावर और टाइम के बीच में तुम्हें ये बताता हूं, अगर पावर और टाइम के बीच में कुछ ग्राफ आए जैसे कि आ जाए, तो उसका एरिया अंडर द कर्व तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क डन। ये पिछली बार लिखा दिया था ना ये सब, ये नहीं लिखाया था, मतलब ठीक है लिख लो। अच्छा एक हाँ देखो अभी जितना टाइम लगा के एक चैप्टर पढ़ाया गया पूरा, जब ये रोटेशन में आएगा, ये मतलब अब जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, सर्कुलर मोशन में भी पावर आता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी वर्क डन आता है, तो उनको उतना टाइम लगेगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, वो एक टॉपिक की तरह से पढ़ाए जाएंगे कि भाई सर्कुलर मोशन का वर्क डन बता दो, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो वो एक टॉपिक की तरह से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ऐसी पावर बता दो, एक टॉपिक की तरह से पढ़ाए जाएंगे, पूरे चैप्टर की तरह से तो नहीं। ऐसी जब रोटेशन आएगा तो रोटेशन में, पूरे रोटेशन में वर्क, पावर, एनर्जी तीनों आएंगे, वो भी बहुत छोटे से पार्ट में बताया जाएगा। उसके अलावा रोलिंग में भी वर्क, पावर, एनर्जी आएंगे, वो भी छोटे से पार्ट में ही बताया जाएगा तुमको, है ना। और भी आएगा, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी आएंगे, एसएचएम में भी आएंगे, एनर्जी बता दो, पावर बता दो, ये सब एसएचएम में भी पूछा जाएगा, उसमें भी एक टॉपिक की तरह से आएंगे। ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन था, वो कौन सा क्वेश्चन था बताओ तो एक बार जरा, क्वेश्चन क्या था, मतलब मैं भूल गया उस क्वेश्चन को। वो एक्चुअली मैंने थोड़ी देर रुक के फिर बाद में सॉल्व किया था यहीं खड़े होके, किस कौन देखा था जब, हाँ ये रुका था शायद लास्ट में, जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था लास्ट में। हाँ क्वेश्चन क्या था वो बताओ, याद है क्या तुम लोगों को। मैं बताता हूं, एक कांस्टेंट, हाँ रुक,
ऐसा क्वेश्चन था, अगर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर किसी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, तो उसका पावर और टाइम के बीच का ग्राफ, ये पूछा था, उसके पावर और टाइम के बीच का ग्राफ। ठीक है भाई, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ये जो वेलोसिटीज थी ना, दो वेलोसिटीज है, एक यू एक्स है और एक यू वाई है, तो हमें दोनों सोचनी पड़ेंगे। देखिए ये पार्टिकल है, ये एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और यू वेलोसिटी स्टार्टिंग में, तो ये यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये यू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर वो ग्राफ बताएंगे तुमको। यहां पर सॉल्व करता हूं मैं इसको। तो मुझे पता है कि एमजी तो हरदम नीचे की तरफ लग रहा है, अगर पावर लिखना होता है तो वो लिखा जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट में ना। तो फोर्स अगर तुम देखोगे कि एमजी नीचे की तरफ है और डॉट वी, अब वी जो है वो वी एक्स और वी वाई दोनों है, लेकिन वी जो है ना उसका डॉट प्रोडक्ट है एमजी के साथ। लेकिन अब तुम देखो वी, एमजी तो नीचे की तरफ है, तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं क्या, एम जी माइनस जे कैप, ऐसे लिख सकता हूं ना, नीचे की तरफ है। और डॉट, क्या वेलोसिटी एट टी टाइम, किसी भी टाइम टी पर अगर मैं वेलोसिटी देखूं, तो टाइम टी पर वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, वी एक्स जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा और वी वाई चेंज हो रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा वी एक्स आई कैप और वी वाई कितना होगा, प्लस वी वाई जे कैप, है ना। अब वी वाई जे कैप की वैल्यू टी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, देख कैसे लिखूंगा, क्या P कैन बी रिटन एज एम जी माइनस के जे कैप इनटू, मतलब डॉट प्रोडक्ट इनटू वी एक्स आई कैप विच इज वी कॉस थीटा आई कैप और प्लस वी वाई को कैसे लिखेंगे, वी वाई इज यू माइनस जी टी, है ना। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी और ये भी जे कैप में। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। अब अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, जे भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर तुम देखो जे के साथ सिर्फ जे का ही डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, आई वाले का तो जीरो हो जाएगा, तो इस वाले का तो जीरो हो जाएगा पावर, है कि नहीं। इसका पावर कितना हो गया, जीरो, तो एक्स एक्सिस में पावर तो जीरो हो गया, पी एक्स वाले का जीरो हो गया पावर। लेकिन इस वाले का है क्या, ये माइनस ये भी माइनस, क्या प्लस हो जाएंगे दोनों मिलाकर, है ना। तो जाना चाहिए एम जी, है ना, और माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी टी माइनस यू कॉस थीटा। बोल, हाँ सॉरी साइन थीटा, है ना, ऐसा कुछ आ गया, जे जे से मल्टीप्लाई हो गया। तो पावर का जो रिलेशन आया ना इसके साथ, वो आया एम जी इंटू जी टी माइनस यू साइन थीटा। अब तुम देखो, जब टाइम शुरुआत में जीरो होगा तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब पावर स्टार्टिंग में नेगेटिव होगी। लेकिन प्रोपोर्शनल किसकी आ रही है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ना। हमने एक गलती ये करी थी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी, याद करो पिछली बार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है, तो हमें सिर्फ वेलोसिटी की ही इक्वेशन लिखनी चाहिए थी, ठीक है। उसमें इसलिए टी स्क्वायर आ रहा था हमारे पास, हमने सेकंड वाली इक्वेशन लिख दी थी फर्स्ट की जगह, तो ये आ जाएगा। तो पी की वैल्यू एम जी इंटू जी टी माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। अब तुम देखो स्टार्टिंग में पावर जो आएगा एट टी इक्वल टू, जबकि टी की वैल्यू जो है जीरो और बहुत, मतलब जीरो या बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, टी छोटी है, टी स्मॉल है, अगर टी की वैल्यू अगर छोटी है तो उस मोमेंट तक यू साइन थीटा जीटी से बड़ा रहेगा। अगर यू साइन थीटा जीटी से बड़ा रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी और उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यू साइन थीटा से वैल्यू बढ़ जाएगी जीटी की, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होने लगेगी। अब तो सिर्फ और सिर्फ स्लोप देखना है हमको, स्लोप देख ले क्या हो जाएगा। अगर मैं स्लोप देखूं तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू एम जी स्क्वायर टी माइनस एम जी यू साइन थीटा, ऐसा ही कुछ है। अगर इसको कंपेयर करूं तो जाना चाहिए एम जी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू स्लोप के बराबर, देख, ठीक है। तो y इज प्रोपोर्शन, ये है स्लोप, क्या ये कांस्टेंट है, mg स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन, मतलब ये क्या थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो उसमें डाला हुआ था, ठीक। स्लोप स्ट्रेट लाइन हो गया, स्लोप स्ट्रेट लाइन है और पावर स्टार्टिंग में नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव है, मतलब जैसा हमने सबसे स्टार्टिंग में जब सॉल्व किया था तो तब यही बताया था कि ये वाला होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। हम्म, क्या छाप लेना।
अच्छा जैसे मान ले लिख लिया तुमने, ये इधर वाला तो लिख लिया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन देख, एक एक बॉल है ना, और उसका साइज जो है वो ऐसा, एक पाइपलाइन में उसको फिट कर दिया मैंने ना, या ऐसे मान लो एक बॉल है और उसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और एक पुली के साथ में उसको खींच रहा हूं, है ना, ठीक है भाई। यहां पर किसी मोटर से खींच रहा हूं इसको मैं ना, ऐसे। बॉल का मास m दैट इज इक्वल टू 5 kg है, इसको खींचा गया है 20 मीटर्स, है ना। हाँ, तेरी यूनिफॉर्म कहां गई बे? वो तो हमें पता है, घर पे होगी, रास्ते में थोड़ी होगी। अच्छा, हमारे लिए तो कंपलसरी नहीं है, तुम्हारे लिए तो कंपलसरी है। हाँ, गीली हो गई या पहनी नहीं तूने, या किसी और इंटेंशन से आया तू आज? मकसद, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ भाई, तो एक्चुअल में इसको एक मोटर से खींचा गया है, और जब ये ऊपर पहुंचता है ना, उसका एक वेलोसिटी था, ये ऊपर पहुंचते पहुंचते इसका एक वेलोसिटी भी था। वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन है, इफ one ball is lifted per second, then find power of motor to do so. पावर ऑफ मोटर टू डू सो, ठीक है। क्या लगता है? कितना आ रहा है? 100 वॉट? 100 वॉट से तो नहीं खींचेगा ये। 1 किलोवाट? कुछ और आना चाहिए आंसर। देख क्वेश्चन तो वैसे ही तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं, अभी बनाया गया है। तो इसका आंसर भी सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कितना है। क्या वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन एनर्जी पर टाइम पर सेकंड? कितना एनर्जी का चेंज आ रहा है, मतलब कितना वर्क डन हो रहा है, ये देख। तो वर्क डन कितना हो रहा है? हाँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या तेरे को लगता है यू इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv², हाफ mv²। उसके अलावा वर्कडन दो तरीके से हुआ है, देख। वर्कडन एक्चुअल में एक कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी हुआ है, और वर्कडन इस टेंशन की वजह से भी हुआ है कि नहीं? अच्छा, मोटर पे जो वर्कडन हो रहा है, मोटर जो वर्कडन कर रहा है वो तो टेंशन को वर्कडन करा रहा है ना। मोटर क्या करा रहा है? मोटर टेंशन ही तो, टेंशन को ही तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, टेंशन ही तो प्रोवाइड करा रहा है। तो लिखा जाएगा वर्कडन बाय मोटर प्लस वर्कडन बाय mg, ठीक है। या वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लिख देता हूं। हाँ ठीक है, वर्कडन बाय mg मतलब दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस 0। स्टार्टिंग में 0 थी, लास्ट में हाफ mv²।
तो वर्क डन बाय मोटर कितना हो जाएगा, देख क्या हो जाना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वर्क डन बाय एम जी माइनस के वर्क डन बाय एम जी, ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा वर्क डन बाय एम जी पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, क्या एम जी एच ही वर्क डन है इसका, एम जी नीचे की तरफ एच ऊपर की तरफ, लेकिन माइनस एम जी एच, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया है, तो ये दोनों वर्क डन ऐड हो जाएंगे। तो वर्क डन बाय मोटर कितना आया, क्या हाफ एम वी स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर विच इज 400 प्लस एम विच इज 5 इंटू जी विच इज 10 इंटू एच विच इज 20, कितना हो गया, क्या 1000 प्लस ये कितना हो गया 1000, क्या 2000, तो वर्क डन बाय मोटर शुड बी इक्वल टू 2000। तो पर सेकेंड पावर अगर लिखूंगा मैं तो मेरे 2 किलो वाट की मोटर रिक्वायर्ड है, वर्क डन पर सेकेंड, तो पर सेकेंड का मतलब क्या है कि डिवाइड बाय 1, 2000 डिवाइड बाय 1 मतलब 2 किलोवाट की मोटर रिक्वायर्ड है। बात समझ आई, क्लियर है, तेरा आंसर सही आया था, ये कह रहे हैं कौन सा है, अच्छा जब सर ने बोला जब कि तुम्हारा सबका वो रोक दिया जाएगा, नहीं मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि जानबूझ के गलत करना है, ऐसा आया क्या, करना मत ये सब, सोमवार क्या है, 19 को राखी, तो तुम तब क्यों नहीं बोले ये बात, जब सर आए थे तब क्यों नहीं बोले, देखो मैं तो इनमें बिल्कुल दिमाग लगाता नहीं कितने तारीख को हो रहा है कब हो रहा है, मुझसे कोई पूछता है मैं बताता भी नहीं, मेरे को नहीं पता। चल ठीक है वर्क डन के और भी क्वेश्चंस कुछ, हाँ, और यार फिर तो रुक बनाने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है। सोचने दे, हाँ भाई क्वेश्चन सुन ले, देखता हूं तुम कितने बड़े डॉक्टर हो। एक आदमी का ना ब्लड प्रेशर मेजर करा गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर आया उसका, कितना बताऊं बता, ऐसे कुछ दे देता हूं ले, 25 mm ऑफ एच जी, 100 कर दूं, 100 mm ऑफ एच जी, 100 mm ऑफ एच जी का मतलब पता है क्या तुमको, हाँ 100 mm ऑफ एच जी का प्रेशर निकाल लोगे ना, निकालना चाहोगे तो, नहीं निकालना था, रो जी एच करके, क्या एच जी का तुमको वो पता है डेंसिटी ऑफ एच जी, 1300 ग्राम पर सीसी, मतलब 1.3, इतना पढ़ा है ना तुमने, अच्छा ब्लड प्रेशर किसी आदमी का इतना है, नहीं मरा नहीं है, जिंदा है, और उसके वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना,
वो है 2 लीटर पर मिनट। मेरे को पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, है ना, लेकिन मैंने ऐसे ही दे दिया 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है, ठीक है, मतलब 5 लीटर, 5 लीटर पर मिनट, है ना। अच्छा, प्रेशर बढ़ गया और ये कम हो गया, चलो ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही तो है, इसी से क्वेश्चन है, बायो का थोड़ी है, मर जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस। 5 लीटर पर मिनट इतना ब्लड फ्लो कर रहा है, तो बताना है पावर ऑफ हार्ट। हार्ट इज अ मशीन, पावर ऑफ हार्ट, हार्ट इज अ मशीन, वो पंप कर रहा है ना, तो उसका पावर बताओ, पावर ऑफ हार्ट। पावर ऑफ लव तो तुमने सुना होगा, हार्ट सुन लो आज। चलो मैं कराता हूं, देखो मैंने ऐसी कुछ चीजें तुम्हें पहले भी पढ़ाई थी। अगर पावर लिखना चाहते हो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहा होगा, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। हार्ट जिस डायरेक्शन में पंप कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, अपोजिट तो नहीं है, मतलब ये दोनों तो, मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इसको लिख लो डायरेक्टली एफ वी, ऐसे लिख सकते हैं। वी इज द वेलोसिटी, एफ इज फोर्स। लेकिन फोर्स को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, या फोर्स को प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो F इज इक्वल टू P इंटू ए, P इंटू ए और A इंटू वी। अब ये A इंटू वी देखी देखी सी लग रही है क्या, मैंने पढ़ा था dm बाई dt, dv बाई dt, सॉरी कितना बताया था, dv बाई dt, याद है। तो प्रेशर इंटू dv बाय dt, ये क्वेश्चन जो है ना एम्स में कभी पूछा गया था इस तरह का एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने दिया है। दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड, है ना, ए इंटू बी लिखाया था ना कंटिन्यूटी इक्वेशन से, वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम कंपेयर पर सेकंड कितना आ रहा है देखो, क्या 5/60, 5 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाय 60, लीटर को मीटर क्यूब में भी चेंज करोगे ना तो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 60, क्लियर है भाई। अब ये हो गया किस चीज में, मीटर क्यूब पर सेकंड में, है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। आगे देख, अच्छा प्रेशर कैसे निकालें, तो प्रेशर का तो फॉर्मूला हमारे पास देख, P कैन बी रिटन एज रो जी एच, क्लियर। तो रो की वैल्यू हमारे पास 1300, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना कितना -3 mm है ना। तो P की वैल्यू हो जाएगी देख, क्या प्लस ये तीनों जीरो उधर जाके +3 हो जाएगा, 13 इंटू 100, कुछ ऐसा आ गया क्या, 13 इंटू 100, 1300 आ गया, 1300 पास्कल। अगर 1300 पास्कल आ गया, अच्छा हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, हाँ तो 1 किलोग्राम में भी इतना ही आएगा, सुन ये एक्चुअली 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी तो ये होता है, इतना ही होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी इतना ही होता है।
बिल्कुल इतना ही होता है, कैलकुलेट कर लो, है ना। अगर तुम 1 बाय 1 बाय 1 मतलब एक मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, इतना अगर एक गड्ढा खोदते हो, उसमें पानी भरते हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, 1000 लीटर। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सही लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लो, 1300 पास्कल आ गया। ठीक है, किसका एच का वैल्यू वो दे रखा है ना ऊपर, 100 mm of Hg, 100 mm of Hg। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए बैरोमीटर की यूनिट है, बताता हूं कैसे लिखा जाता है। एक बैरोमीटर नाम का एक टूल होता है, वो ऐसा बैरोमीटर मतलब ऐसे उल्टी एक, इस तरह से एक ट्यूब होती है, उसको उल्टा करके रखा जाता है, उसमें यहां पर कुछ मेजर्स होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर वैक्यूम होता है बिल्कुल, इसको जैसे एचजी के अंदर रखते हैं तो बाहर का जितना भी प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर की वजह से यहां पर ये ऊपर चढ़ता है थोड़ा एचजी, तो एचजी जितना ऊपर चढ़ जाता है उतना प्रेशर लिख जाता है 100 mm of Hg, है ना, 200 mm of Hg, 100 cm ऐसे करके लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा गया तो मान लेना कि ये वैल्यू दे रखी है तुमको, है ना। तो इस पॉइंट पर अगर तुम प्रेशर लिखना चाहो तो उसको रो जीएच बोलते हैं। वही प्रेशर एक्चुअल में बाहर का प्रेशर इस पॉइंट के बराबर होता है, रो जीएच के बराबर। ये एक्चुअल में जैसे एनवायरमेंट का प्रेशर यूज करने के लिए ये वाली यूनिट यूज करी जाती है। ऐसे ही इसको कभी कभी इन जगहों पर भी दे देते हैं ब्लड प्रेशर यूज करने में, मतलब निकालने में। तो उसको 100 mm/Hg लिख रहा है, तो mgh में h की वैल्यू 100 लिखनी है। कभी कभी 75 सेंटीमीटर मिलेगा, 25 सेंटीमीटर मिलेगा, तो यहाँ पर उसको फिर मीटर में चेंज करके यहाँ पर लिख लेना, जैसे मैंने 100 mm को लिख लिया है ना। तो ये प्रेशर की वैल्यू आ गई, इस प्रेशर की वैल्यू उठा के यहाँ रखना और dm/dt रख देना। तो जो पावर आएगी दैट इज प्रेशर इज 1300 मल्टीप्लाई बाय dm/dt, कितना हो जाएगा, dm/dt इज दिस 5 × 10⁻³ अपॉन मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय 12। ठीक है, कितना हो गया, क्या 1.3 डिवाइड बाय 12, क्या 1.3 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, क्या 0.11 समथिंग, है ना। 13,000 क्या 13,000, हाँ 13,000 होता है ना ये, हाँ 13,000 होता है, सॉरी एक जीरो और बढ़ा लो तो क्या है उसमें। ठीक है, तो ये 13,000 हो जाएगा, तो ये 1.1 के आसपास आएगा ना, 1.13 वॉट, इतने वॉट की मशीन है ये। हाँ कमजोर दिल है थोड़ा, ठीक है, लेकिन हार्ट वाले क्वेश्चन समझ में आए कैसे कर सकते हैं। ऐसी किसी वाटर पाइपलाइन से अगर पानी निकल रहा हो तो उसके लिए भी लिख सकते हैं ना, कितने पावर की मोटर चाहिए, लिखवाऊं क्या उसको क्वेश्चन, लिखा देता हूं चल। या वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं यार, रह जाएगा नहीं तो वो। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे होमवर्क में, है ना, तुम कर लेना। इसी जैसे होंगे सब, मतलब अगर मान लो कोई पाइपलाइन भी होगी, ऐसे पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन से कोई पानी ऊपर जा रहा है ना, तो यहां से यहां तक का तुम्हें एनर्जी का डिफरेंस mgh लिखना है। मान लो वहां से पानी निकल रहा है किसी वेलोसिटी से, है ना, तो हाफ mv² लिखना है। ठीक है, और मास की वैल्यू मास पर सेकंड dm/dt लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। dm/dt तुम्हें दे दिया जाएगा कि इतना मास पर सेकंड वहां से निकल रहा है ना, हाफ mv² पर सेकंड निकल रहा है, तो डिवाइड बाय पर सेकंड कर देना, पावर आ जाएगा। वर्क डन ही तो निकालना है पर सेकंड कितना हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, स्पेलिंग देख लेना एक बार। वर्टिकल सही लिखा है ना मैंने, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक्चुअल में सर्कुलर मोशन वाले टाइम पर नहीं कराया गया था, क्योंकि इसमें वर्क पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, इसका एक रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। पहले तुम्हें बताता हूं, सर्कुलर मोशन में
हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ ली हैं, कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि पावर रह गई है, वर्क डन रह गया है। जैसे मान ले मैं तुझसे कहूं कि यहां से कोई एक पार्टिकल है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है, एम उसका मास है, ठीक, क्या हमें ये पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यहां पर, इस डायरेक्शन में लगता है एफ सेंट्रीपिटल। क्लियर है? क्या एफ सेंट्रीपिटल हरदम लगता है? क्या ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है? वो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, क्या उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर लिखी जाती है? लिखा था, दो तरह की एक्सेलरेशन लिखाई थी, एसी और एटी। क्या एसी का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना, इट चेंजेस डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है? ये चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और कोई काम नहीं है इसका, नहीं। और एटी का क्या काम है? चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भाई, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, एटी जो है, एसी कैन नॉट बी जीरो, एसी कैन नॉट बी, कैन नेवर बी जीरो फॉर सर्कुलर मोशन। एटी कैन बी जीरो। एटी कब जीरो होगा? एटी कैन बी जीरो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एटी जीरो हो सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो कभी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? अच्छा, एटी और एसी इन दोनों को प्रोवाइड करने वाले कोई तो फोर्स है। जैसे एसी को प्रोवाइड करने वाला तो मैंने मान लिया कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एटी को प्रोवाइड करने वाला तो टेंजेंशियल फोर्स, कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड्स एसी, एटी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? जैसे एफ सी की डायरेक्शन ये है, तो एफ टी की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, एफ टी की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। बात समझ आ रही? टेंजेंट की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज सिमिलर। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो फोर्स की डायरेक्शन एफ टी ऊपर की तरफ होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो। ठीक, अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाय एफ सी कैन नॉट बी जीरो, क्या ये सही है गलत है? वर्क डन बाय एफ सी इज ऑलवेज जीरो, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ? क्या डिस्प्लेसमेंट हर एक मोमेंट पर देख, डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन फोर्स के बीच में हरदम 90 डिग्री का एंगल है ना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू हरदम जीरो। तो क्या कहते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये जो आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, ये हरदम जीरो रहेगा, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हरदम 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, किससे? उसके साथ। और अगर मैं वर्क डन बाय एफ टेंजेंशियल बोलूं, इट कैन नॉट बी जीरो। अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो उसका वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हरदम या तो एंगल बनाएगा जीरो या तो एंगल बनाएगा 180, दो ही तो एंगल हो सकते हैं। थीटा कैन बी जीरो और 180, ये तो दो हो सकते हैं, या तो एफ टी उस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी को कम कर रहा होगा तो नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, यही तो है ना, है कि नहीं? मतलब सॉरी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ और एफ टी भी ऊपर की तरफ, वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, और वेलोसिटी ऊपर और एफ टी नीचे की तरफ तो वेलोसिटी घटने लगेगी, मतलब ओमेगा घटने लगेगा, और धीरे धीरे जाके ये बॉडी रेस्ट पर आ जाएगा, यही तो है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम है एफ टी का, तो वो एक्चुअल में जो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, उससे काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मींस उसके अंदर कुछ तो वर्क डन किया गया है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, नहीं तो इंक्रीज हो ही नहीं सकती। ऐसी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तभी हो सकती है, मतलब वेलोसिटी तभी डिक्रीज हो सकती है जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज मतलब उसका कुछ ना कुछ वर्क डन उसमें से निकाल लिया, मतलब उसके अगेंस्ट वर्क डन किया गया है, तब जाके वो रुक रहा होगा, है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक, अब तक जो भी फोर्सेस पढ़े थे उसके मैं ये बता रहा हूं कि फोर्सेस भी एक्चुअल में वर्क डन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ सब कुछ है तो एनर्जी का ही गेम। फोर्सेस पढ़ाए इसलिए जाते हैं ताकि हम वर्क डन पढ़ा सकें, और वर्क डन इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम एनर्जी को समझ सकें। एनर्जी तब बढ़ेगी जब वर्क डन उसके
उसके साथ वगडन करा जाएगा, उस पर वगडन करा जाएगा किसी बॉडी पर, और वगडन उसके अगेंस्ट करा जाएगा तो एनर्जी घटने लगेगी बॉडी की। यही तो बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा, नेट फोर्स लिख सकते हो उसका? नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? क्या तुम्हें लगता है एफ नेट इस तरफ लग रहा होगा? लग रहा होगा ना? अगर मैं एंगल लिखना चाहूं यहां से कितने एंगल पर लग रहा होगा तो तुम निकाल पाओगे कि tan थीटा जो है दैट कैन बी रिटन एज एफ टी बाय एफ सी, है ना? एफ टी बाय एफ सी मतलब ए टी बाय ए सी लिख सकते हैं ना? देखिए एंगल कहां से लिखा है मैंने, एफ सी से एंगल लिखा है ना? हो सकता था मैं ऊपर से एंगल लिखता तो ये ऊपर आता ये नीचे आता, इस बात का ध्यान रखना बस, है ना? ठीक, ये कुछ कुछ चीजें जो मुझे बतानी थी, वर्कडन बता दे। अच्छा, पावर लिखी जाए तो क्या पावर बाय एफ सी इज ऑलवेज जीरो? वर्कडन जीरो है तो पावर भी जीरो होगी, लेकिन पावर बाय एफ टी इसकी तो कुछ वैल्यू होगी, है ना? इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा एफ टी, उसी में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आ जाएगी ना? उस मोमेंट पर जो वेलोसिटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो कितना फोर्स लग रहा है बस। या तुम लिख सकते हो ऐसे कि तेरे पास एक्सेलरेशन हो तो m इंटू ए टी डॉट वी लिख दे, तेरे पास पावर आ जाएगी, है ना? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी। ये हटा रहा हूं मैं। बात करते हैं किसी भी कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो एक्चुअल में एनर्जी का यूज क्यों ऐसा हो रहा है मैं बताता हूं। देखिए एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बॉडी यहां से घूमना स्टार्ट करे, ऐसे घूमना स्टार्ट करे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो mg और टेंजेंट मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शन हरदम चेंज हो रही है। mg की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हरदम चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो उसकी वजह से mg और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एक एंगल जो है वो चेंज हुआ। अगर दोनों के बीच में एंगल चेंज हुआ तो एक्चुअल में वो एंगल चेंज जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को चेंज कर सकता है कि नहीं? है कि नहीं? अब वो अगर एंगल मतलब अगर वो वैल्यू को चेंज करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को अगर चेंज कर रहा है, तो चेंज होने की वजह से क्या बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा? वेलोसिटी स्टार्टिंग में मैंने कुछ ज्यादा धीरे धीरे जाके हो सकता है घट जाए, हो सकता है ना? देख यहां पर मैंने वेलोसिटी दी, एक वहां पे जाके जीरो होगी ना एक मोमेंट पर, वापस आई फिर, तो मतलब वेलोसिटी घटी तभी तो जीरो हुई। देख ये जीरो हो गई, हुई कि नहीं? मतलब ये ऊपर जाते जाते वेलोसिटी इसकी कम हो जा रही है और जीरो हो जा रही है, एक मोमेंट पे गिर जा रहा है ना? और अगर मैंने बहुत ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, है ना? तो मुझे यही निकालना होगा कि एक्चुअल में कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करूं कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी जाए कि ये सेकंड हाफ यहां तक पहुंचे, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी जाए कि यहां तक पहुंचे, किस जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी, टेंजेंट कितना होगा, है ना? ये सारी चीजें निकालनी होंगी इसमें, ठीक है? धीरे धीरे निकालते हैं। देखो एक एक चीज, सबसे पहले मैं वेलोसिटी की बात कर लेता हूं। अगर मान ले मैंने इनिशियली यहां से कोई बॉडी को मतलब किसी बॉडी को ऐसे टाई कर दिया, ठीक है? एक तरह का एग्जाम्पल इसमें ज्यादातर आता है, किसी बॉडी को अगर टाई कर दिया गया किसी एक स्ट्रिंग के साथ, अगर स्ट्रिंग के साथ टाई कर दिया तो तुम देखो यहां पर टेंजेंट क्या ऊपर की तरफ, सॉरी टेंशन क्या ऊपर की तरफ लग रही होगी, है ना? स्टार्टिंग में मान ले तूने यू वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी? यू। अगर तूने यू वेलोसिटी प्रोवाइड करी तो क्या हुआ? क्या इस वेलोसिटी की वजह से किसी एक डिस्टेंस तक जाएगा? लेट्स सपोज वो यहां तक गया, यहां तक, ठीक है? यहां तक गया, मान ले थीटा एंगल तक गया, ठीक? चल मान ले इसकी लेंथ एल थी, ठीक? तो इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकता हूं, है ना? पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी? ऊपर जाते थे वेलोसिटी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी और काइनेटिक एनर्जी घटी होगी। तो अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? मैं एक्चुअली वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख रहा हूं। देख अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी लिखूं तो लिखा जाएगा लोएस्ट पॉइंट पर हाफ एम यू स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी ये लिखी जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर, अगर मास एम है तो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो मैंने मानी है। थोड़ी देर के बाद ये यहां पर पहुंच गया, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई? कितनी बढ़ी? देख एम जी एच, ये एच कितना है इसको निकालना पड़ेगा। देखिए ये एल है, ये एल है ना, तो क्या ये एल कॉस थीटा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा नहीं हो जाना चाहिए? एच की वैल्यू एल माइनस एल कॉस थीटा, इतनी बात समझ आती है भाई? एल माइनस एल कॉस थीटा एम जी इंटू एच, ठीक, और प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा वाह, इतना पेट्रोटिक। ठीक है, अच्छा अगर मान ली बॉडी यहां नहीं रुकता तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी तो होती। अगर मैं तुमसे कहूं, मैं वेलोसिटी लिख देता हूं v, लिख देता हूं v, ठीक है, कि किसी एक मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा क्या? ठीक, क्या इस 2 को अगर मैं हटाऊं तो क्या इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और m गायब हो जाएगा? तो मैं इसको लिख सकता हूं वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, अच्छा यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2g इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर। क्लियर है भाई? एल बाय 2 नहीं सही है, ये वाला, ये लेंथ एल है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देख ये, क्या एल का कॉस थीटा, ये दिस इज एल कॉस थीटा ना, तो पूरे एल में से एल कॉस थीटा निकालेगा तो एच बचेगा ना, ये एल माइनस एल कॉस थीटा है ना। जब इसको एक दो बार करोगे तो याद हो जाता है डायरेक्टली। ठीक, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये सही लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां से v की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो v कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर माइनस 2g एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख दूंगा। देख भाई कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? ठीक है, अच्छा एक्चुअली मैंने v वेलोसिटी इसलिए ली क्योंकि डायरेक्टली तुमसे ये पूछ ले जाएगा कि वेलोसिटी बता दो कितनी देर के बाद कितनी होगी। जीरो तो उसकी वैल्यू तुम बाद में लिख ही सकते हो। अगर मान लो वेलोसिटी बोल दी जीरो कहां पर होगी तो v की वैल्यू जीरो लिख लेना, है ना। तो मैं एक जनरल इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो v की वैल्यू आ जाएगी देख अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है भाई? देखिए एक जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी की, अगर u वेलोसिटी तुझे दी जाए और तुझसे बोला जाए कि किस मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो तेरे को थीटा मिल जाएगा ना। वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट कर ले, इनिशियल वेलोसिटी रख ले, तो मिल जाएगा इतने थीटा पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या मास के ऊपर डिपेंड करता है? क्या मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा के ऊपर जरूर कर रहा है। किसके ऊपर कर रहा है? थीटा के ऊपर, और लेंथ के ऊपर कर रहा है ना। अच्छा, जितनी लेंथ ज्यादा बड़ी होगी क्या उतना वेलोसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, है कि नहीं? सोच, जितनी लेंथ ज्यादा बड़ी होगी उतना वेलोसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा उसको ऊपर पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा बड़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर पहुंचाना पड़ेगा किसी को, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी ताकि ये ऊपर जा पाए, है कि नहीं? ठीक, अगर मैं तुमसे कहूं पार्टिकल जो है ना, मतलब वो यहां से यहां पहुंच गया, कुछ पॉइंट दे देता हूं ए बी सी, लिख सकता हूं ए बी सी, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि पार्टिकल ए से बी जाना चाहता है, कितना जाना चाहता है? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, देख v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v शुड बी इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? क्या कॉस 90 जीरो। ठीक है, और ये कह रहा है कि ए से बी जाना चाहता है, ए से बी जाना चाहता है। तो अगर ए से बी जाना चाहता है, पहली बात तो ये कि ए से बी जाना चाहता है तो वेलोसिटी वी पॉइंट पर जीरो हो जानी चाहिए, वी पॉइंट पर जीरो हो जानी चाहिए। अगर वी पॉइंट पर जीरो हो जाएगी तो दैट शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यू शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2gl होना चाहिए ना। तो अगर अंडर रूट 2gl वेलोसिटी तूने प्रोवाइड करी तो इट मींस बॉडी विल रीच फ्रॉम ए टू बी, कहां पहुंच जाएगा?
ए से, बात समझ आती है इतनी, है ना? तो अगर तुमसे कहा जाए कि एक इस पॉइंट पर वेलोसिटी √2gl प्रोवाइड करो, तो बॉडी 90 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी। क्या कर लेगी? ये लिख लिया था ना तुमने। पहली बात तो ये, इफ यू एट लोएस्ट पॉइंट या बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू √2gl, बॉडी विल रीच एट बी। बॉडी बी तक पहुंच जाएगी भाई, ठीक है, ए से बी तक पहुंचेगी। इफ velocity required to reach C, अगर C पॉइंट पर पहुंचना है तो कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी? ठीक है, देख √4gl हो जाएगी वहां पर। देख ऐसे लिखेंगे, v कैन बी रिटन एज अंडर में u² - 2gl इंटू 1 माइनस, क्या cos की वैल्यू 180, थीटा की वैल्यू मतलब 180, तो क्या -1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 180। अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, ये 2 हो जाएगा, 4gl हो जाएगा। v की वैल्यू 0 रखोगे, क्योंकि v एट c हम चाहते हैं c पर पहुंच जाए, v एट c इज 0, तो u की वैल्यू √4gl हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? √4gl। अगर 4gl वेलोसिटी इस a पॉइंट पर प्रोवाइड करी गई, तो पार्टिकल जो है वो a से c तक पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद है? तो तुम्हें ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, है ना, इसको याद रखना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं टेंशन। अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर तो तुम निकाल ही सकते हो, किसी एंगल पर निकाल पाए, और जो इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट्स थे बी और सी, वहां पर भी निकाल पाए। अब बात करते हैं टेंजेंट, टेंशन की, सॉरी, टेंशन एट जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मैं टेंशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तुम्हें केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद कर दोगे तुम्हें सब याद आ जाएगा, है ना। अगर मान ले पार्टिकल यहां से किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर चला गया, ठीक है, m मास है, l लेंथ है वही, तो क्या mg ऐसे और mg cos थीटा ऐसे? क्या क्या लगता है? क्या ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होना चाहिए, तो mg cos थीटा ऐसे और mg sin थीटा ऐसे। अच्छा, टेंजेंट, सॉरी टेंशन जो देखेंगे, ये टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg sin थीटा। ये mg sin थीटा, तो मुझे लगता है ये फोर्स जो है ये अगेंस्ट द वेलोसिटी वर्क डन कर रहा है। देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ अगर ऐसे जा रहा है पार्टिकल, तो अगेंस्ट द वेलोसिटी वर्क डन कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी को स्लो डाउन करेगा, है ना। यही तो एक्चुअल में किसका काम कर रहा है, यही तो टेंजेंशियल जो फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स जो है Ft, उसका काम कर रहा है mg sin थीटा, कर रहा है कि नहीं, है ना। देख Ft इज बेसिकली mg sin थीटा। वो क्या करेगा? डिक्रीजेस द वेलोसिटी, डिक्रीजेस द वेलोसिटी, क्योंकि उसका वर्क डन, देख उसका वर्क डन नेगेटिव है, उसका पावर नेगेटिव है कि नहीं? पावर ऑफ Ft इज नेगेटिव। अब पावर नेगेटिव तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा ना, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, टाइम का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो वर्क डन जो होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, बात समझ आई। लेकिन यहां पर अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है, सपोज v वेलोसिटी, कितनी है v, अगर v वेलोसिटी है तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की? देख सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन कितनी होगी, क्या t माइनस mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv²/r, कुछ ऐसे होना चाहिए। और मेरे केस में तो r की वैल्यू l के बराबर है, mv²/l। इतनी बात समझ आती है? अच्छा,
टी की वैल्यू लिख सकता हूं मैं एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर है भाई? अच्छा, क्या यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूं? क्या वी की पहले जो इक्वेशन लिखी थी उससे वैल्यू पुट कर सकते हैं? कितनी थी? यू स्क्वायर माइनस टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो लिखता हूं देख एम बाय एल इंटू वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा और प्लस के एम जी कॉस थीटा। ऐसा ही कुछ है क्या? एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, जाएगा एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस क्या एल किया हो जाएगा टू एम जी इंटू एल से एल कट जाएगा इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर? ठीक, तो टी की वैल्यू आई देख एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस टू एम जी प्लस थ्री एम जी कॉस थीटा। बोल, क्या टू एम जी है और एक एम जी है? टू एम जी कॉस थीटा और एक एम जी कॉस थीटा पहले से था, तो थ्री एम जी कॉस थीटा। ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, लिख लो एक बार इसको। देख लो भाई, कोई गड़बड़ ना हो, है ना? क्लियर? इधर वाला मिटा दूं? आज मौसम बहुत ऐसा अजीब है। हाँ हाँ, मतलब आज सबको नींद आ रही है, पता है? मेरी भी एनर्जी कम ही है। हाँ, मैड्रिड या फुटबॉल का ना मेरे को एफ भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ, फुटबॉल नहीं देखता मैं। क्रिकेट की बस स्कोर देख लेता हूँ लास्ट में, क्योंकि क्रिकेट खेलते आए हैं तो इसलिए, है ना? अब तो उसको देखने का टाइम भी नहीं मिलता। हम्म, क्या बोला? वर्ड सुनो ना। क्या? ऐसे कुछ मैं बोल नहीं सकता, ऐसे तो बोलने के लिए बोल दो कोई भी टीम, लेकिन जब फुटबॉल देखा ही नहीं तो क्या बताऊं। इस बार हॉकी जरूर देखा है, हॉकी जरूर देख लेता हूं मैं, है ना? लेकिन फुटबॉल तो, फुटबॉल के तो मेरे रूल भी नहीं पता। मतलब एक्चुअल में इसी रीजन में फुटबॉल फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं लोग हमारे तरफ, फुटबॉल का है ना, इस तरफ उस तरफ ज्यादा नहीं है। हालांकि हाँ फुटबॉल, लेकिन ये जरूर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि फुटबॉल क्रिकेट से ज्यादा रोमांच वाला मैच होगा, क्योंकि क्रिकेट में तो 11 खिलाड़ी तो कुछ कर नहीं रहे ना, 10 तो वो एक फेंक रहा है और एक 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 खेल रहा है, बाकी 8 क्या कर रहे हैं? उनका तो कुछ काम ही नहीं है। और मैच भी बहुत लंबे टाइम का होता है, फुटबॉल छोटे टाइम का होता है। जैसे बॉक्सिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, छोटा सा होता है, 3-3 मिनट के। हाँ, अच्छा यहां से आगे चले। देख टी की वैल्यू हमने निकाली एम यू स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी में कॉमन ले लूं तो जाना चाहिए थ्री कॉस थीटा माइनस टू, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? सही लिखा है ना? ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, यू की वैल्यू पुट पुट कर दी ना, वी की वैल्यू तो मैंने यू के फॉर्म में, हाँ।
ये यू है देख, ये वी है। अबे अंधे को दिख जाएगा ये, तो ये यू है, ये यू है, सेम का है। अबे वी में ऊपर ऐसे है, यू में नीचे ऐसे है। रहने दे तो, आंखें दान कर दे, तेरे से बस की नहीं, दान कर दे आंखें तो। अब ठीक है, ये अच्छे लग रहा है तेरे को। अब यार इससे ऐसे ही लिखा जा रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते। एम यू स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी इंटू 3 कॉस थीटा माइनस 2। ठीक है भाई। अच्छा अगर मान ले मैं कहूं तुझसे किस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगी, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, है ना, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो टेंशन मैक्सिमम होगा क्या? टेंशन मैक्सिमम होगा ना उस पॉइंट पर। और इसकी वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो टेंशन मिनिमम होगी। तो देख एक्चुअल में क्या है कि जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, व्हेन टी इज मैक्स, टी मैक्स तब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, तो टी मैक्स आएगा कितना, किस पॉइंट पर, कॉस थीटा जब 0, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होती है। टेंशन इस पॉइंट पर कैसे मैक्सिमम, और उस वाले पॉइंट पर टेंशन मिनिमम, क्योंकि ये बी वाला पॉइंट जो है तो ए पॉइंट पर है ना, टी मैक्स है एट ए और टी मिनिमम वैल्यू आएगी टी की एट बी। बात समझ आई है ना? बी वो पहले मैंने सी लिखाया था ना उसको, तो चाहो तो सी लिख लेना। और मतलब इस डायग्राम से देखो तो ये मतलब ऊपर वाले पॉइंट पर टी मिनिमम आएगा। अच्छा अगर टेंशन एट मिनिमम बी पॉइंट पर अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 0 0, ठीक है। अच्छा टेंशन 0 हो जाए, क्या कभी भी पॉसिबल है कि इसकी वेलोसिटी हो कुछ, हाँ? पुट करके देख यहां पर इक्वेशन, पुट करके टी की 0 हो वैल्यू, फिर भी इसकी कुछ वैल्यू आएगी देख, क्या कॉस थीटा की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, -5। ठीक, इफ इफ टी मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0, मतलब टी वहां पर जो है वो 0 हो जाए, तो उस पॉइंट पर टेंशन 0 होने के लिए क्या चाहिए हमको, टेंशन 0 के होने के लिए टी की वैल्यू 0 पुट करूं, तो 0 शुड बी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी इंटू -5, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो 5 एम जी, दिस इंप्लाइज 5 एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, ऐसा मतलब एम यू स्क्वायर बाय एल, सॉरी। तो एम से एम कट जाएगा, क्या अंडर रूट में 5 जी एल शुड बी इक्वल टू यू, यू की वैल्यू अगर अंडर रूट 5 जी एल हो जाए ना यहां पर, तो इस पॉइंट पर टी की वैल्यू वहां पर 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बात समझ आएगी इतनी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, नहीं आई बात समझ, क्या टेंशन की वैल्यू वहां पर 0 हो जाए तो वो तब हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी तुमने प्रोवाइड करी हो अंडर रूट 5 जी एल, और अगर अंडर रूट 5 जी एल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, ठीक है। अच्छा टेंशन अगर 0 होगी तो v की वैल्यू वहां पर कुछ होगी या नहीं होगी, v की वैल्यू, तो देख a से b पहुंचने पर अंडर रूट 4 जीएल रिक्वायर्ड था, है ना, और अभी कितना हो रहा है अंडर रूट 5 जीएल, मतलब इस पॉइंट पर कुछ तो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट जीएल, कितनी होनी चाहिए अंडर रूट जीएल, यू के हिसाब v के हिसाब से भी देख सकते हैं, देख v के हिसाब से देखो, ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखाऊं, देख ये वाले फॉर्मूले देख ले, अगर टेंशन 0 हो जाए, है ना, तो ये हो जाएगा -mg इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू -1, दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, तो एम से एम कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू अंडर रूट जीएल नहीं आएगी क्या, देख आई ना अंडर रूट जीएल, मतलब अगर यहां पर वेलोसिटी अंडर रूट जीएल है
तो इट मींस सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर भी अंडर कुछ वेलोसिटी है तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इट मींस सर्कल विल कंप्लीट। है ना? इफ u is greater than or equal to under root 5 gl and tension at a। अच्छा, जिस टाइम पर ये अंडर रूट 5 जीएल प्रोवाइड करूंगा मैं, u मतलब u एट ए इनिशियल पोजीशन पर अगर अंडर रूट 5 जीएल या उससे ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा तो टेंशन जो होगी वो ए पॉइंट पर कितनी होगी? देख, ए पॉइंट पर कैसे लिखेंगे? क्या mg नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, क्या यही इक्वेशन? अगर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तुमने रख दी अंडर रूट 5 जीएल तो टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इनिशियल पॉइंट? देख, इनिशियल पॉइंट पर कैसे लिखेंगे? क्या ये टी मैक्स है तो ऐसे लिखा जाएगा टी एट ए माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल। ऐसी होना चाहिए ना, एम यू स्क्वायर बाय एल। यू की वैल्यू रख ले कितनी? अंडर रूट 5 जीएल। अगर अंडर रूट 5 जीएल रखें तो टी एट ए शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाय एल। ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यू की वैल्यू अगर मैं पुट करूं अंडर रूट 5 जीएल तो हो जाएगा अंडर रूट 5 जीएल मतलब 5 जीएल जी से जी कट जाएगा, 4 और प्लस 5 प्लस 1 6। तो टी एट ए विल बी 6 एम जी। टी एट ए कितना हो जाएगा? 6 एम जी। देख, बात समझ आई? टी एट ए विल बी 6 एम जी। अब देख क्या क्या चीजें समझ गए हम। पहली बात तो वो सारी चीजें एक बार समराइज करा देता हूं तुमको। अगर इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में तुम्हें दी जाए u इक्वल टू अंडर रूट 2 जीएल तो तुम्हारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ए से बी जाएगा। कहां तक जाएगा? बी, मतलब 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा और बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर अंडर रूट 4 जीएल दी जाए तो वो सी पॉइंट तक, ऊपर वाले पॉइंट तक 180 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या दोनों ही केसेस में सर्कल कंप्लीट करेगा? नहीं, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा तो सर्कल कब कंप्लीट करेगा? सर्कल कंप्लीट करेगा जिस टाइम पर उसे अंडर रूट 5 जीएल वेलोसिटी दी जाए। जब अंडर रूट 5 जीएल वेलोसिटी दी जाएगी तो किस पॉइंट पर टेंशन जीरो होगी? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो जाएगी? लेकिन उस पॉइंट पर जिस टाइम पर टेंशन जीरो है क्या वेलोसिटी भी जीरो है? नहीं, उस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी अंडर रूट जीएल। कितनी होगी? जीएल। और अंडर रूट 5 जीएल जब वेलोसिटी नीचे से प्रोवाइड करी जाएगी तभी वो है पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। है ना? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि अंडर रूट में 3 जीएल वेलोसिटी प्रोवाइड करी, कितनी? 3 जीएल, तो तुम टेंशन बता पाओगे? हाँ, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया तुमको? मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। मतलब मैंने एक पेज जो है ना वो लिखा नहीं, उसको मिटा दिया। इधर वाला जो था वो तुमने लिख लिया ना, इससे पहले जो लिखा हुआ था ना इस तरफ वो मैंने मिटा दिया। हाँ, तो वो कॉपी करना है तो भूल गया। तुमने लिखा है ना? हाँ ठीक है। कैमरे में आ जाएगा। हाँ, कैमरे में तो आ गया होगा, मतलब इसमें नोट्स में नहीं आएगा। उसे कॉपी कर लेना तुम लोग। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो जिनकी मजबूरी है तो तू उनका मसीहा बनना चाहता है। तो वीडियो देखो ना, मतलब टायर टूट गया, वीडियो देखो। अच्छा, आगे देख। फाइंड एंगल अप टू विच बॉडी ऑफ मास m will reach if u is equal to अंडर रूट 3gl। u जो है वो अंडर रूट 3gl प्रोवाइड करा गया है ना। क्या लिख पाओगे? एक तो मैंने लिखा है एंगल, उसके अलावा टेंशन बिकम जीरो एट किस एंगल पर टेंशन जीरो होगी?
135 पे 0 होगी, देख ले फिर भी सर्च कर। तुम्हें फॉर्मूले सबके लिखा रखे हैं, टेंशन को 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, थीटा आ जाएगा, किस थीटा पर टेंशन 0 होगी। अच्छा, इसके जस्ट बाद ही मेरी क्लास है क्या, 2 बजे के बाद? आज पता नहीं क्लासेस कैसे लगी, एक के बाद एक लगी हर क्लास में। इसके बाद 4th क्लास है वो मेरी। कॉस इनवर्स 3 आ रहा है, कॉस इनवर्स 3 देखते हैं। ठीक है, देख पहले लिखते हैं किस एंगल पर ये बॉडी कहां तक जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा तो v 0 हो जाएगा जहां तक पहुंचेगा। v शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सही लिखा है क्या? माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतनी बात सही है। वेलोसिटी लिखने के लिए तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी जहां तक जाएगा, तो u की वैल्यू तो हमें कितनी रखे, √3gl, तो 0 शुड बी इक्वल टू 3gl माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, 3gl माइनस 2gl इज 1gl। ठीक है, तो कितना हो गया, क्या माइनस के gl दैट इज इक्वल टू 2gl cos थीटा, क्या gl gl कट जाएंगे, क्या माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई, थीटा की वैल्यू आई 135, कितनी आई 135 आएगा ना, नहीं 135 नहीं, 20 60 cos 60 120 आएगा, 120 है ना, 90 प्लस 30 क्योंकि साइन में चेंज हो जाएगा, तो 120 डिग्री आएगा। मतलब यहां पर कहीं पर जाकर अगर 3gl प्रोवाइड करा गया तो यहां पर कहीं पर जाकर पार्टिकल जो है रुक जाएगा और उसके बाद नीचे आने लगेगा, मतलब नीचे आने लगेगा मतलब उसके बाद गिर जाएगा, वो अपना पाथ छोड़ देगा, है कि नहीं, 120 डिग्री के बाद अपना पाथ छोड़ देगा। ठीक, और ये कह रहा है टेंशन कब 0 होगी, टेंशन 0 करते हैं, देख क्या टेंशन 0 होगी भी या नहीं, होगी होगी, किसी पॉइंट पर तो होगी। हाँ भाई, टी की वैल्यू कितनी आई थी, क्या एम यू स्क्वायर बाय एल इंटू माइनस कितना आया था, एम क्या था भाई, एम जी इंटू एल या एम एल, एम जी इंटू एल इंटू 3 cos थीटा माइनस 2, ऐसा ही कुछ था क्या, सिर्फ एम जी, एल नहीं है, हाँ ठीक है, 3 cos थीटा माइनस 2, ऐसा ही है ना। तो टी की वैल्यू, हाँ देख एम यू स्क्वायर, अच्छा ये कह रहा है टेंशन 0, तो 0 कर दे इसको, 0 करेंगे तो जाएगा एम यू स्क्वायर बाय एल दैट इज इक्वल टू माइनस के एम जी इंटू 3 cos थीटा माइनस 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या एम से एम कट गया, क्या यू स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में 3gl है तो 3gl हो जाएगी, और डिवाइड बाय जी इंटू एल दैट शुड बी इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2, क्या जीएल और जीएल कट गया, क्या माइनस यहां पर रहा जो प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो हो जाना चाहिए 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, ऐसा ही कुछ, इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, cos इनवर्स -1/3, इस पॉइंट पर टेंशन 0 हो जानी चाहिए। क्लियर, देख अलग अलग पॉइंट आए दोनों,
जहां पर टेंशन जीरो होती है और जहां पर वेलोसिटी जीरो होती है वो दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं भाई। ठीक है, इस पॉइंट पर जीरो हो जानी चाहिए थी। अच्छा, -1/3 और 120 से ज्यादा बड़ा एंगल है या छोटा है? -1/3 -1/3 जो है वो 120 से बड़ा एंगल है या छोटा है? -1/3 छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 1/2। लेकिन कॉस क्या है? क्या कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0। क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है? क्या धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है? ठीक है, तो -1/2 जो है और -1/3, -1/2 ग्रेटर है -1/3? कौन सा ग्रेटर है? क्या -1/3 इज अ ग्रेटर वैल्यू? है ना? -1/3 एक्चुअल में मतलब छोटी वैल्यू आएगी लेकिन नेगेटिव में है ना, तो बड़ा वैल्यू होगा। अगर मतलब एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है तो उसका ओवरऑल वैल्यू छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? ओवरऑल वैल्यू ठीक है, और इसका बड़ा मतलब ये 120 से छोटा एंगल आ रहा है या बड़ा आ रहा है? छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है? क्या कंफ्यूजन है? एक बार सॉल्व करना तो मैं समझ में आएगा क्या है। गूगल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लेना। मैं बता देता हूं, रुक जा ले। अब बोल, क्या ये 90, क्या ये 120, क्या ये 130? 130 इज छोटी वैल्यू है, 130 छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 120। ठीक है, 130 अगर छोटी आएगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमारी कौन सी बड़ी आई थी वैल्यू, मैं फिर से भूल गया। 1/3 जो है दैट इज ग्रेटर वैल्यू ना, है ना? तो छोटा ही तो ये एंगल छोटा आना चाहिए ना, ये एंगल छोटा ही तो आएगा। सही तो था।